तो आज हम समझ रहे हैं ठोसों में द्रवों की विलेयता। तो ठोसों में द्रवों की विलेयता से आप समझ रहे होंगे कि एक ठोस पदार्थ होगा जिसे हम ठोस पदार्थ में द्रवों की विलेयता, यानी क्या मतलब ये है कि एक ठोस पदार्थ को हम द्रव में विलय कर रहे हैं, यानी इसको घोल रहे हैं। तो उसमें आप पहले देखिए कि एक जो है ना विलीनीकरण होता है। तो जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ जो विलेय के कण हैं वो उस विलयन में से ही कुछ विलेय के कण अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने आइस क्यूब ली और या फिर आपने एक शुगर क्यूब ले ली, तो कुछ शुगर क्यूब में कुछ शुगर के पार्टिकल्स ऐसे थे जो तुरंत घुल गए, लेकिन कुछ शुगर के पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़ा टाइम लगाया। तो जब वो घुलने में थोड़ा टाइम लगा और एक समय ऐसा है कि दोनों की गति की साम्य अवस्था हो जाए, यानी जब दोनों की घुलने की जो स्पीड है वो सेम हो जाए और फिर धीरे धीरे क्या हो, घुलते घुलते वो एक स्पीड जो उनकी क्या है वो कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए। तब ऐसी स्थिति में जब वो विलयन से एक ठोस पदार्थ जो था वो उस विलयन से अलग हो रहा है, तो इसके लिए कहा जाएगा कि जिस समय विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगे, जिस समय विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगे, उसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट विलयन से अलग हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हमें विलयन बनाना है तो हमें विलेय लेना पड़ेगा और विलायक लेना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि हमने चीनी ली और पानी लिया, शुगर ली और वाटर लिया, उन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो यहां पर चीनी क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है और विलायक क्या है, पानी है। अब दोनों में डाल दिया तो जो हमारा मिल करके जो तैयार हुआ उसे कहेंगे विलयन। अब जिस प्रकार विलेय से और विलायकों को मिला, विलेय और विलायकों को मिला करके हम विलयन बना सकते हैं, उसी तरह विलयन से विलेय और विलायक को भी अलग कर सकते हैं। जब आप सभी जानते हैं कि शादी विवाह में जब रसगुल्ले बनते हैं तो रसगुल्ले बनने के टाइम पर सब रसगुल्ले कुछ दिन ऐसा होता है सभी लोग खा जाते हैं रसगुल्ले। तो जब रसगुल्ले सब खा गए तो बचत क्या है, बचती है उसकी चाशनी। तो अब उस चाशनी को हम फेंकने की बजाय हम एक काम ये कर सकते हैं कि उस चाशनी को वापस से विलेय अलग कर दो और विलायक अलग कर दो, यानी चाशनी से वापस चीनी बनाना और पानी को भाप बना के उड़ा देना। वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहला देता है कि हमने विलयन से वापस विलेय और विलायक को पृथक कर दिया, अलग कर दिया। तो चीनी अलग हो जाती है और भाप बन के पानी उड़ जाता है। तो जो चीनी बनी अब उसका हम वापस यूज कर देंगे, चीनी बना उसको हम चाय बना रहे हैं तो यूज कर देंगे, कॉफी बना रहे हैं तो यूज कर देंगे, अगर हमें शरबत बनाना है तो यूज कर देंगे। तो उन कामों में यूज आ जाता है। तो हम अगर विलेय और विलायकों को जोड़ करके उनको मिक्स करके विलयन बना सकते हैं, तो विलयन से हम विलेय और विलायकों को भी अलग कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका संतृप्त विलयन। कि संतृप्त विलयन क्या है, तो प्यारे बच्चों जब विलयन में दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय को ना घोला जा सके तो हम उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी अगर आपने एक टेम्परेचर लगाया, जैसे सपोज करिए कि आप चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी में हमने एकदम परफेक्ट पानी ले लिया कि हमें इतना पानी लेना है और फिर हमने एकदम परफेक्ट चीनी ले ली। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हमें कितना मीठा रखना है, तो उसमें नीचे से आग लगा दी और उसमें दाब हम क्या लगा रहे हैं, उसको घोल रहे हैं किसी बर्तन के हिसाब से, किसी यूटेंसिल्स का यूज करके हम उसको घोल रहे हैं। तो जब हम घोल रहे हैं तो एक तरह वो दाब है और ताप जब नीचे से आग जला रहे हैं। तो जब निश्चित ताप पर या दाब पर और अधिक विलेय को ना घोला जा सके, जितनी हमें चाशनी बनाई थी उतना चीनी डाला है और न डाल पाए ना और घोल पाए, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर संतृप्त विलयन वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, वो कहलाता है हमारा क्या, संतृप्त विलयन।
इसमें विलायक की दी गई मात्रा में विलेय और अधिक मात्रा होती है। यानी इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए विलेय है, तो विलेय की कुछ मात्रा क्या होती है कि अलग होती है। यहां पर मैंने आपको बताया कि इसमें विलायक है, दी गई मात्रा में विलेय घुली हुई जो विलेय की अधिकतम मात्रा होती है इसमें। और ताप का प्रभाव, अब देखो जो ठोसों में द्रवों की विलेयता है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ताप का प्रभाव, उसमें ताप का प्रभाव क्या काम आता है, ताप का प्रभाव कितना इफेक्टिव है, कितना इंपॉर्टेंट है, और दाब का प्रभाव कितना इफेक्टिव है, वो दोनों देखना है। तो सपोज करिए कि अगर हम किसी चाशनी बना रहे हैं, चाशनी का एग्जांपल ले लेता हूं, तो हम अगर चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी में हमें आग जलानी पड़ेगी। तो जो हम ताप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें समझ लो कि विलेन बनाने के लिए ताप का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें ताप एकदम एग्जैक्ट बनाना है, यानी अगर विलेन एकदम एग्जैक्ट बनाना है तो उसमें उसको जो है एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि हमें हमारा जो विलेन है गतिक साम्य होने के कारण इसे ये एक गतिक साम्य में रहता है, यानी एक फिक्स स्पीड में रहता है, एक समान स्पीड में। तो जब वो एक समान स्पीड में आ जाए, एकदम सेम स्पीड में आ जाए, तो उससे ले सातैलिए के नियम का प्रयोग करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अब ये ले सातै नियम क्या है, ले सातैलिए नियम क्या है? तो अब ये मान के चलिए कि निकट संतृप्तता जो होती है, यानी निकट संतृप्त ताप विलयन में घुलने की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए निकट संतृप्तता ताप विलयन है तो उसमें घुलने की जो क्षमता होगी, प्रक्रिया होगी, अगर वो ऊष्मा क्षेपी हो, अगर वह ऊष्मा क्षेपी हो, अगर वह ऊष्मा शोषी हो। ऊष्मा, अभी हम बात कर लेते हैं कि ऊष्मा शोषी क्या है और ऊष्मा क्षेपी क्या है। तो अगर वह जो घुलने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा शोषी हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी विलेयता भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और यदि यह ऊष्मा क्षेपी हो तो विलेयता की दर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यह कहलाता है हमारा ले सातैलिए का नियम, ले सातैलिए का नियम ये कहलाता है। अब दाब का प्रभाव, इसमें ताप का प्रभाव ने बता दिया, अब दाब का प्रभाव देखिए। दाब का प्रभाव, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ठीक, कोई सार्थक प्रभाव नहीं है। अगर मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं और चीनी घोल रहे हैं, तो अगर आप नहीं घोलेंगे तब भी वो चीनी घुल जाएगी, तो उसमें दाब का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। ठोस एवं द्रव दोनों अत्यधिक असंपीड्य होते हैं एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। तो आज उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया, जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।